नमस्कार। भारत की आज़ादी की लड़ाई, इसकी बहुत सी कहानियां हैं। कुछ हम सब जानते हैं और कुछ कुछ पन्नों में कहीं खो सी गई हैं। पर ये अनसुनी कहानियां भी उतनी ही जरूरी हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे, राजपूताना मध्य भारत सभा के बनने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है साल 1918 से। सोचिए, दुनिया में पहला विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पर है और इधर भारत में स्वशासन की मांग एक नई आग की तरह भड़क रही थी। ये साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए उम्मीद की एक नई सुबह थी जिनकी आवाज अब तक दबाई जा रही थी। अच्छा, उस वक्त के भारत को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि देश असल में दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा वो जहां अंग्रेजों का सीधा राज था और दूसरा हिस्सा था देशी रियासतों का। और इन रियासतों की कहानी, इनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। यहीं से हमारी बात का, हमारे संघर्ष का असली मोड़ शुरू होता है। तो देखिए, एक तरफ तो पूरे देश में आज़ादी का आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ये जो रियासतें थीं, यहाँ रहने वाले लाखों लोगों के पास अपनी बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। उनकी अपनी परेशानियां थीं, अपने झगड़े थे और उन्हें बस एक आवाज़ की, एक मंच की शिद्दत से ज़रूरत थी। और जानते हैं, इसी ज़रूरत ने एक नए संगठन को जन्म दिया। ये सब हुआ दिल्ली में, एक ऐसी मीटिंग में जिसने इन रियासतों की पूरी राजनीति का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इसकी नींव रखी गई ठीक उसी समय जब दिल्ली में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इससे साफ पता चलता है कि ये आंदोलन राष्ट्रीय भावना से कितना जुड़ा हुआ था और इसका मकसद था बड़े नेताओं का ध्यान अपनी तरफ खींचना। तो ये ऐतिहासिक मीटिंग हुई कहाँ? दिल्ली के चांदनी चौक में, मारवाड़ी लाइब्रेरी के अंदर। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि ये वो जगह बनने वाली थी जो एक नए आंदोलन का सेंटर पॉइंट होगी। वो जगह जहां से एक नई ताकतवर आवाज उठने वाली थी। देखिए, कोई भी संगठन अपने लोगों से ही बनता है ना? तो चलिए अब मिलते हैं उन लोगों से, उन दूर की सोचने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं से जिन्होंने रियासतों की जनता के लिए एक नया सपना देखा था। इस नई सभा यानी राजपूताना मध्य भारत सभा की बागडोर संभाली जमुनालाल बजाज ने। अब जमुनालाल बजाज कोई छोटा मोटा नाम नहीं थे। वो एक बड़े उद्योगपति तो थे ही, साथ ही गांधी जी के बहुत करीबी सहयोगी और एक पक्के स्वतंत्रता सेनानी भी थे। लेकिन बजाज साहब अकेले नहीं थे, उनके साथ एक पूरी टीम थी। गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथेक, केसरी सिंह बाराहट, ये सब अपने अपने समय के दिग्गज थे। यही लोग इस सभा की असली ताकत थे, जिन्होंने इस पूरे विचार को जमीन पर उतारा। तो ये जो सभा बनी, ये सिर्फ चाय नाश्ते और मीटिंग्स के लिए नहीं थी। नहीं, इसका एक बहुत साफ मिशन था, एक बड़ा और मजबूत प्लान। इनका मिशन टिका हुआ था 3 बड़े मकसद पर, और यही 3 पिलर्स थे जिन्होंने इस सभा को सिर्फ एक ख्याल से एक असल आंदोलन में बदल दिया। पहला काम था कांग्रेस को ये बताना कि रियासतों की जनता कितनी मुश्किल में है। दूसरा, समाज के अंदर सुधार लाना, खासकर छुआछूत जैसी कुरीतियों को खत्म करना। और तीसरा, जो शासक और जागीरदार जुल्म कर रहे थे, उनके खिलाफ सीधे सीधे आंदोलन करना। तो देखा जाए तो ये एक मल्टी लेवल प्लान था। अब देखिए, इतना बड़ा आंदोलन चलाना है तो एक मजबूत सेंटर तो चाहिए है ना, जहां से सारा काम हो सके। सभा बनाने वालों ने इस बात को खूब समझा और एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजिक कदम उठाया। उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया अजमेर में। अब अजमेर ही क्यों? क्योंकि उस समय अजमेर सीधा अंग्रेजों के कंट्रोल में था और राजपूताना के ठीक बीच में पड़ता था। मतलब ये संगठन के लिए काम करने की सबसे सही और सेफ जगह थी। यहीं से वो अपना पूरा काम बिना किसी डर के चला सकते थे। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की ये कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नहीं लड़ी गई। ये तो देश के कोने कोने में, हर छोटी बड़ी रियासत में लड़ी गई थी। और ये कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है कि एक छोटा रीजनल आंदोलन पूरे देश के आज़ादी के संघर्ष पर कितना गहरा असर डाल सकता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।